हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, पिछले वाले लेक्चर तक हमने ये देख लिया था कि अगर आपको क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन दिया हो, एरिया ऑफ स्टील दिया हो, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे पता करते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये देखा था कि अगर आपको क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन पता हो, एएसटी पता हो, तो किस तरह से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पता करते हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि अगर आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पता हो, क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस पता हो, तो हम एएसटी कैसे पता करते हैं। तीसरा हमने ये देखा था कि सिर्फ अगर आपको लोड दिया हो तो इस लोड के साथ क्रॉस सेक्शन कैसे पता करते हैं और एरिया ऑफ स्टील कैसे पता करते हैं। कुल मिला के जो हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़ रहे थे, वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम समाप्त हो चुका है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम समाप्त हो चुका है। मैंने तुमको एक कंडीशन बताई थी कि अगर एक्स यू का वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग को एक्सीड करता है। हमने एक केस देखा था कि अगर एक्स यू का वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग को एक्सीड करता है तो इस वाले सेक्शन को बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, इस एक्स यू के अलावा दो कंडीशन और थी तुम्हारे पास, क्या क्या, कि अगर एम यू का वैल्यू एम यू लिमिटिंग को एक्सीड करता है तो भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। अगर पी टी का वैल्यू पी टी लिमिटिंग को एक्सीड करता है तो भी वो सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ये चीज देख लिया था। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके हिसाब से तो ये पढ़ा था कि अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है और ओवर रेनफोर्स सेक्शन का अगर तुमसे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पूछा जाएगा तो कितना बताओगे, सिर्फ एम यू लिमिटिंग बताओगे, सिर्फ एम यू लिमिटिंग बताओगे। लेकिन ये किस केस में वैलिड होगा, ये वैलिड तभी होगा जब सिंगली रेनफोर्समेंट बीम हो। अगर सिंगली रेनफोर्स का सेक्शन ओवर रेनफोर्स जाता है तो मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा, एम यू लिमिटिंग होगा। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइन या डबली रेनफोर्स सेक्शन का एनालिसिस। ठीक है, तो डबली रेनफोर्स्ड और सिंगली रेनफोर्स्ड में फर्क क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ, इन दोनों में फर्क क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सेक्शन है, अगर इस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ एक तरफ रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, अभी तक हमने ये वाला केस देखा था सिर्फ, तो इसको तो बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। इसको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं या सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं। अगर रेनफोर्समेंट इस न्यूट्रल एक्सिस के दोनों तरफ लगा हुआ है, कुछ अमाउंट इधर कुछ अमाउंट इधर, तो इसको बोलते हैं डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। इसको बोलते हैं डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम चलेंगे इस डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन पे। अब हम चलेंगे इस डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन या डबली रेनफोर्स्ड बीम। डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन या डबली रेनफोर्स्ड बीम। यहां से तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबली रेनफोर्स सेक्शन या डबली रेनफोर्स बीम कब डिजाइन किया जाता है, उसकी क्या कंडीशन है। देखिए, अगर हमारे पास कंडीशन ये बनती है कि एम यू का वैल्यू एम यू लिमिटिंग को एक्सीड कर रहा है, अगर एम यू का वैल्यू एम यू लिमिटिंग को एक्सीड कर रहा है, अगर तुम्हारे पास ये कंडीशन है और हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन है वो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन इतनी है, मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन ये है। क्लियर है, और रेनफोर्समेंट एक ही तरफ लगा हुआ है, रेनफोर्समेंट आपको एक ही तरफ लगाना है और एम यू का वैल्यू एम यू लिमिटिंग को एक्सीड कर रहा है, तो सेक्शन कैसा होगा, सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। तो इस मोमेंट को रोकने के लिए क्या करें, इस मोमेंट को रोकने के लिए देखिए क्या होगा, क्योंकि अगर आप सिंगली रेनफोर्स बीम पे जाते हो, अगर हम सिंगली रेनफोर्स बीम पे जाते हैं तो ये सेक्शन सिंगली रेनफोर्स बीम का सेक्शन मैक्सिमम कितने मोमेंट को रेसिस्ट करेगा, सिर्फ एम यू लिमिटिंग को रेसिस्ट करेगा। और कितना मोमेंट बच जाएगा रेसिस्ट होने से, एम यू माइनस एम यू लिमिटिंग। इस मोमेंट को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा ये सेक्शन। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो एम यू लिमिटिंग है, इस एम यू लिमिटिंग पे कंक्रीट क्रश कर जाएगा। इस एम यू लिमिटिंग पे जो कंक्रीट शेड किया है ये कंक्रीट क्रश कर जाएगा।
स्टील आपके पास भले ही ज़्यादा है, स्टील अगर मान लीजिए ओवर इनफोर्स सेक्शन है तो आप स्टील ज़्यादा लगा सकते हो, लेकिन उस स्टील को ज़्यादा लगाने का सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन यहाँ पे फेल हो चुका है, वो सेक्शन में कंक्रीट क्रश कर चुका है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है, क्योंकि जो एमयू लिमिटिंग है, एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, आर यू बी डी स्क्वायर, आर यू बी डी स्क्वायर। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं बी और डी को इंक्रीज कर दूं, बी और डी की डायमेंशन को बढ़ा दें अगर हम, तो हो सकता है बी और डी को बढ़ा के ये वाली कंडीशन लाई जा सके, एम यू का वैल्यू को छोटा कर दिया जाए एम यू लिमिटिंग से, कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि एम यू तो चेंज नहीं होगा। आपसे कह दिया कि आपको 300 किलो न्यूटन मीटर को रोकना है, इतना मोमेंट है, इसके लिए बीम को डिजाइन करो। लेकिन आपको ये पता चल गया, तुमने कैलकुलेशन से ये देख लिया कि एम यू लिमिटिंग का जो वैल्यू आएगा वो 250 ही आएगा इस बी और डी के साथ। लेकिन अगर मैं इन डायमेंशन को बढ़ा दूं, बी और डी को बढ़ा दूं, अगर मैं डायमेंशन बढ़ा के इस बीम की इस तरह से कर दूं, अगर हम डायमेंशन बढ़ा के इस तरह से कर देते हैं, तो हमने क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस बढ़ा दी। अब ये जो सेक्शन होगा बड़े वाला सेक्शन, ये सेक्शन ज़्यादा मोमेंट को रोक लेगा, ये सेक्शन ज़्यादा मोमेंट को रोक लेगा। तो अब बी और डी को इंक्रीज करके ये वाली कंडीशन लाई जा सकती है, और अब आपका सेक्शन सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका सेक्शन सिंगली रेनफोर्समेंट होगा, और अब तो ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एम यू का वैल्यू एम यू लिमिटिंग से छोटा है। तो हमने क्या किया, इसमें एम यू लिमिटिंग को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन को मॉडिफाई करके बढ़ाया। एक काम ये किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कहे कि जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस हैं, उन क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो डायमेंशन आपको दी हुई है वही रहेंगी। जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस हैं बी और डी, वो उतनी ही रहेंगी। अब इस सेक्शन के साथ आप इस मोमेंट को कैसे रोकोगे, क्योंकि सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन मैक्सिमम एमयू लिमिटिंग को ही रोक सकता है। तो इतने मोमेंट को रोकने के लिए क्या करें, उस वाले केस में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय एक रास्ता के, कि हम टेंशन के साथ साथ, हम टेंशन के साथ साथ कुछ रिइंफोर्समेंट कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड करवा दें। एक ये रास्ता बचता है। तो अगर हम कंप्रेशन जोन में मूवमेंट, कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करवाएंगे, तो क्योंकि इस वाले केस में कंक्रीट फेल हो रहा था, तो कंक्रीट की हेल्प के लिए आपने क्या किया, कंप्रेशन जोन में एडिशनल रेनफोर्समेंट लगा दिया। तो अब कंक्रीट फेल नहीं करेगा, और जो मोमेंट था वो मोमेंट भी रेसिस्ट हो जाएगा, वो मोमेंट भी रेसिस्ट हो जाएगा। तो डबली रेनफोर्समेंट बीम की डिजाइन के लिए या डबली रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइन के लिए सिर्फ ये वाली कंडीशन ही जरूरी नहीं है, ये वाली कंडीशन ही जरूरी नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, एक तो एम यू का वैल्यू एम यू लिमिटिंग को एक्सीड कर रहा हो, दूसरा जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस हैं वो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस को आप चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों कंडीशन जब साथ साथ लागू होती हैं तभी हम डबली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन कर सकते हैं, जब भी हम डबली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन कर सकते हैं। अब क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या हुआ कि डबली रेनफोर्स सेक्शन में आपको हमेशा क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस दी होंगी। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन में कभी भी हम क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन को फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि अगर हमारे हाथ में क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन फाइंड आउट करना होता तो हम डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन ही नहीं करते। हम क्या करते अपने हिसाब से बी और डी को बढ़ा के हम इसको सिंगली रेनफोर्समेंट बीम ही बनाते। लेकिन जब तुमको क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस दी होंगी तो आप उनके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। क्लियर है पॉइंट। तो जब ये दो कंडीशन साथ साथ लागू होती हैं तब जाके डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन किया जाता है। दूसरी चीज, जब हम श्रिंकेज पढ़ रहे थे तो श्रिंकेज में मैंने एक चीज पढ़ी थी कि अगर टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में स्टील को प्रोवाइड करवा दिया जाए तो इससे हम श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को रोक सकते हैं, इससे हम श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को रोक सकते हैं। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन नहीं होंगे। जहां पे रिवर्सल ऑफ मोमेंट ज़्यादा होता है या लेटरल लोड आने की संभावना ज़्यादा होती है, वहां पे भी हम जनरली डबली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन करते हैं या डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। तो अगर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, इफ
mu is greater than mu limiting, the section will be over reinforced. So to keep the section under reinforced, तो अगर इस कंडीशन में सेक्शन को अंडर रेनफोर्स ही रखें तो क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं. वी हैव टू इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस. लेकिन बट if cross sectional dimensions are restricted to be modified, मतलब आप क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन को मतलब क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन को चेंज नहीं कर सकते. तो दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू बी मॉडिफाइड. वी हैव टू प्रोवाइड reinforcement in compression zone also. ठीक है. this type of section in which compression reinforcement is provided with tension reinforcement, या along with tension reinforcement is called doubly reinforced section. क्लियर है. और क्या लिख सकते हैं इसमें, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन या डबली रेनफोर्स्ड बीम, is generally provided where lateral load and reversal of moments likely to occur. क्लियर है कि जहां पे लेटरल लोड या रिवर्सल ऑफ मोमेंट की आने की संभावना ज्यादा हो. फॉर एग्जांपल इन मल्टी स्टोरी फ्रेम या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इन मल्टी स्टोरी फ्रेम्स. अब देखिए दूसरी चीज एक देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं. अच्छा, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं हम कि डबली रेनफोर्स सेक्शन में जब हम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डालते हैं तो उससे जो सेक्शन है या उससे जो बीम है उस बीम में श्रिंकेज डिफ्लेक्शन का खतरा नहीं रहता.
या श्रिंकेज डिफ्लेक्शन से बचा जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग compression reinforcement by providing compression reinforcement shrinkage deflections can be minimized या avoided shrinkage deflection can be avoided या prevented can be avoided। दूसरी चीज ये देखिए कि हमारे पास दो केस हैं, एक मेरे पास सिंगली रेनफोर्स बीम है, एक मेरे पास डबली रेनफोर्स बीम है, एक मेरे पास डबली रेनफोर्स बीम है, ठीक है। यहां सिंगली रेनफोर्स बीम में मान लीजिए 4 रेनफोर्सिंग बार लगाई मैंने, और डबली रेनफोर्स बीम में मान लीजिए 5 बार तो लगाई टेंशन जोन में, और सपोज कीजिए कि 3 बार लगाई मैंने कंप्रेशन जोन में। इतनी जरूरत पड़ी मुझे स्टील की। और अगर इसमें शियर स्टिरअप भी हमको लगाने हो, मतलब शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना हो, स्टिरअप लगाने हो, तो स्टिरअप लग जाएंगे इस तरह से, इस तरह से स्टिरअप लग जाएंगे। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में अगर आपको स्टिरअप लगाने हो तो हम क्या करते हैं, दोनों कॉर्नर पे 10-10 mm की हैंगअप बार लगाते हैं। सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन में, ये सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, ये डबली रेनफोर्स सेक्शन है। तो सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन में ये जो बार हैं, ये हैंगअप बार है। ये हैंगअप बार का काम क्या है कि अगर हमें शियर रेनफोर्समेंट लगाना पड़ा, अगर हमें स्टिरअप्स लगाने पड़े, तो उन स्टिरअप्स को रोकने के लिए ये हैंगअप रेनफोर्समेंट लगाया जाता है, ये लगाया जाता है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां भी कंक्रीट है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इस वाले जोन में भी कंक्रीट है, इस वाले जोन में भी कंक्रीट है। कौन सा कंक्रीट ज़्यादा मतलब कंप्रेस्ड होगा, कौन सा कंक्रीट ज़्यादा कंप्रेस्ड होगा? तो ये वाला कंक्रीट जो होगा, ये कंक्रीट ज़्यादा कंप्रेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि लेटरल कन्फाइनमेंट इसमें ज़्यादा होगा बजाय इसके। इसकी वजह से भी ये वाला सेक्शन ज़्यादा बेटर बिहेव करता है जब आपको मोमेंट ज़्यादा रोकना हो या आपको रिवर्सल ऑफ मोमेंट को रोकना हो, क्योंकि यहाँ पे कन्फाइनमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कन्फाइनमेंट इतना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट ज़्यादा डाला हुआ है। यहाँ पे जो हैंगर बार लगाई हैं, इन हैंगर बार का मतलब, इन हैंगर बार का काम सिर्फ इतना है कि ये जो स्टिरअप है, इस स्टिरअप को रोक पाए। क्लियर? तो अगर हम इस तरह से कन्फाइनमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं, अगर कन्फाइनमेंट ज़्यादा होता है कंक्रीट का, तो कंक्रीट के ज़्यादा कन्फाइनमेंट की वजह से इस बीम की शियर रेसिस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, इस बीम की टोर्सनल रेसिस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है? ड्यू टू, ये पॉइंट लिखा जा सकता है, ड्यू टू बेटर कन्फाइनमेंट, ड्यू टू बेटर कन्फाइनमेंट, डबली रेनफोर्स सेक्शन या डबली रेनफोर्स बीम is more stronger in shear and torsion as compared to singly reinforced section। तो जनरली अगर आप देखोगे कहीं पे कोई बिल्डिंग अगर बनी हुई हो, बिल्डिंग बनती हुई दिखे आपको कहीं पे, या फिर आप शटरिंग देखना उसकी होती हुई, तो आजकल सभी तरीके की बीम डबली रेनफोर्समेंट बीम ही डिज़ाइन की जाती है। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम मैंने प्रैक्टिकली डिज़ाइन होता कहीं भी नहीं देखा। तो अब जो सभी बीम्स हैं, सभी की सभी बीम्स डबली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन की जाती है।
डबली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन करने से क्या होगा कि आपको क्रॉस सेक्शन की जरूरत कम होगी, हमको क्रॉस सेक्शन की जरूरत कम होगी, क्योंकि अगर उस बीम को सिंगली रेनफोर्समेंट रखना होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन बढ़ानी होगी, और स्पेस की प्रॉब्लम वैसे ही है हमारे पास। तो बाय प्रोवाइडिंग डबली रेनफोर्स सेक्शन यू हैव टू सिलेक्ट या यू आर कैपेबल टू रेसिस्ट दिस गिवन मोमेंट बाय शॉर्टर स्पेस। जो आपको कम स्पेस की जरूरत होगी और जो सेक्शन होगा वो सेक्शन हमको छोटा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इन डबली रेनफोर्स सेक्शन, इन डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन shorter cross sectional dimensions are required. Cross sectional dimensions are required. तो कुल मिला के ये क्या है, स्पेस सेविंग है। दैट मीन्स डबली रेनफोर्स बीम इज स्पेस सेविंग। क्लियर है। तो ये था डबली रेनफोर्समेंट बीम का इंट्रोडक्शन। अब डबली रेनफोर्समेंट बीम काम कैसे करेगी वो हम आगे देखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका एनालिसिस और डिजाइन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। अगर ये डबली रेनफोर्स सेक्शन है, या हम दोनों को अलग अलग देखते हैं, डबली रेनफोर्स सेक्शन और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन मान लेते हैं। ये हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है। इस सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में सिर्फ रेनफोर्समेंट एक ही तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे कोई रेनफोर्समेंट नहीं है। डबली रेनफोर्स सेक्शन में मान लीजिए कुछ रेनफोर्समेंट यहाँ लगा हुआ है, कुछ रेनफोर्समेंट यहाँ लगा हुआ है। डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन में हमेशा स्टील की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ये तो आपको पता है। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जब हम मोमेंट का वैल्यू लिमिटिंग मोमेंट से ज़्यादा होता है तभी हम इस तरीके का सेक्शन अडॉप्ट करते हैं। और अगर आपको मोमेंट ज़्यादा रेसिस्ट करवाना होगा तो आपको ज़्यादा स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, अगर क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस को मॉडिफाई नहीं करते हो तो जब हमारे पास सिंगली रेनफोर्स सेक्शन था तब कंक्रीट का इफेक्टिव एरिया ये था। कंक्रीट के इफेक्टिव एरिया से मतलब क्या है, हमने एज्यूम करके रखा है ये कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे तो कंक्रीट का कोई काम ही नहीं है। तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कंक्रीट है या नहीं है हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें भी कंक्रीट यहीं तक इफेक्टिव होगा, न्यूट्रल एक्सिस तक इफेक्टिव होगा। क्लियर है। जब सिंगली रेनफोर्समेंट पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि जहां पे रेनफोर्समेंट लगा हुआ है वहां पे तो टेंशन आएगा, और ये जो कंक्रीट का सेक्शन है यहाँ कहीं पे एक कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन और टेंशन दोनों की वैल्यू हमको पता है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया आपने लीवर आर्म जेड। क्लियर। यहाँ पे देखिए स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ पे टेंशन में तो रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन में जो फोर्स आएगा वो टी आएगा। लेकिन कंप्रेशन जोन में जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कंप्रेसिव फोर्स इस कंक्रीट में भी आएगा और वो कंप्रेसिव फोर्स इस स्टील में भी आएगा, क्योंकि स्टील में भी कंप्रेशन आएगा ना, क्योंकि अब स्टील कंप्रेशन जोन में। तो कुछ जितना कंक्रीट में कंप्रेसिव फोर्स आ रहा था उतना तो फोर्स कंक्रीट में आ जाएगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ C1। अब क्योंकि हमने कंप्रेशन जोन में स्टील भी डाला हुआ है तो जब कंक्रीट की क्षमता से ज़्यादा स्ट्रेस का वैल्यू होगा तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा इस पे। क्यों? क्योंकि कंक्रीट का जो सेक्शन है, कंक्रीट का सेक्शन मैक्सिमम एमयू लिमिटिंग को ही रोक सकता है। कंक्रीट का जो सेक्शन है वो मैक्सिमम एमयू लिमिटिंग के मोमेंट को रोक सकता है, लेकिन आप जिस मोमेंट को रोक रहे हो वो एमयू लिमिटिंग से ज़्यादा है। तो जब भी कंक्रीट की क्षमता से ज़्यादा कंप्रेशन आएगा तो कंक्रीट क्या करेगा, उसको स्टील को ट्रांसफर कर देगा। तो कुछ कंप्रेशन यहाँ भी आएगा, इसको मैंने C2 नाम दे दिया, इसको मैंने C2 नाम दे दिया। तो C1 और T के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं लीवर आर्म Z1 और इनके बीच की डिस्टेंस को कहते हैं Z2। अब वो कंसेप्ट याद करना जब मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कहा था, जब अंडर रेनफोर्स ओवर रेनफोर्स सेक्शन पढ़ रहे थे, कि IS कोड ऐसा कहता है जो सेक्शन जिस जोन में फेल होता है हम उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वहीं से कैलकुलेट करते हैं।
सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन अगर मान लीजिए अंडर रेनफोर्स है तो कहाँ से फेल होगा, वो यहाँ से फेल होगा, टेंशन से फेल होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, टी इंटू जेड से। लेकिन अगर इसका सी इंटू जेड से निकालते हैं तो भी आंसर सेम आता है। तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में अगर आप दोनों से निकाल लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस टेंशन साइड से कैलकुलेट करते हैं या कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए टेंशन साइड से, क्योंकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमेशा टेंशन में फेल करेगा। अंडर रेनफोर्स है मतलब रेनफोर्समेंट कम है तो रेनफोर्समेंट फेल करेगा, और रेनफोर्समेंट कहाँ लगा हुआ है, टेंशन में लगा हुआ है, इस वजह से वो टेंशन में फेल करेगा। ये ओवर रेनफोर्स का केस है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमेशा कंक्रीट फेल करता है, तो हम कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, सी से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा वो होगा C1Z1 प्लस C2Z2, क्योंकि दो कंप्रेशन फोर्स है, दो उनकी लीवर आर्म है। तो C1Z1 प्लस C2Z2। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, C1 की, C2 की, Z1 की, Z2 की और T की, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम डबली रेनफोर्समेंट बीम का एनालिसिस और डिजाइन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक की स्टोरी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि डबली रेनफोर्समेंट बीम क्या है और किस तरह से डबली रेनफोर्समेंट बीम काम करता है। क्लियर? तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।